नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जो कि सिरसा से आ रही है। पुराने रंग में दिखा है गुरमीत राम रहीम। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वॉलीबॉल खेलता नजर आया गुरमीत राम रहीम। उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम की यह तस्वीर बताई जा रही है। समर्थकों के साथ वॉलीबॉल खेलता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि पैरोल पर जेल से बाहर आया है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। सोशल मीडिया के माध्यम से उपदेश भी दे रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल खेलता हुआ नजर आया है गुरमीत राम रहीम। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने वॉलीबॉल पर अपने हाथ आजमाए और पुराने रंग में गुरमीत राम रहीम दिखाई दिए। समर्थकों के साथ वॉलीबॉल भी खेलते दिखे हैं गुरमीत राम रहीम, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम की तस्वीरें बताई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में चल रही जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक बुधवार को खत्म हो गई। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। बैठक के दूसरे दिन सभी राज्यों ने जीएसटी मुआवजे के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग रखी है। वहीं निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में सभी एजेंडा को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कहा कि अभी राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की और सभी शहरी स्थानीय निकायों को सितंबर महीने तक शहरी क्षेत्रों में जहां जहां पार्किंग है वहां पर मार्किंग करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि इससे शहरों की सुंदरता बढ़ने के साथ साथ लोगों को वाहन खड़े करने में भी सुविधा होगी। साथ ही शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के भी आदेश जारी किए। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने सभी जिला नगर आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वो राज्य सरकारों की तरह शहरी स्थानीय निकायों का भी बजट तैयार करें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ई व्हीकल पॉलिसी पर बोलते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को कैबिनेट ने पास किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर्स हैं इनके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में खासतौर पर ई व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ई व्हीकल्स पॉलिसी के माध्यम से पूरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने का हम काम करेंगे। साथ ही अग्निवीरों पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर देश का युवा जो नौकरी चाहता है, देश और प्रदेश की नीति से वो संतुष्ट भी है, वह रजिस्ट्रेशन कर रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अग्निवीरों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अभी इलेक्ट्रिकल पॉलिसी जो अभी कैबिनेट ने पास की है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर 3 व्हीलर और जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रदेश में गुड़गांव और फरीदाबाद में इसको बढ़ावा देंगे और पूरे प्रदेश को पॉल्यूशन फ्री करने का हम कार्य करेंगे। मैं आपके चयनित अग्निवीरों के जो रजिस्ट्रेशन जो पहले 6,000 हुए, फिर 20,000 हुए, 1 लाख हुए, जो प्रदेश के जो देश का जो युवा है जो नौकरी करना चाहता है, जो प्रदेश और देश की जो नीति से पूरी तरह समर्पित है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं और देश के प्रति काम करना चाहते हैं और लोगों के आने वाले समय नौजवान साथी जो इस पॉलिसी से उनको लाभ मिलेगा। प्रदेश में बिजली को लेकर प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया। बिजली उपभोक्ताओं को फ्रॉड कॉल आने पर बिजली मंत्री ने कहा है कि हमारे विभाग से अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। यदि कोई इस तरह का मामला सामने आता भी है तो तुरंत प्रभाव से सख्त एक्शन लिया जाएगा।
वहीं प्रदेश में बिजली की मौजूदा स्थिति पर रणजीत चौटाला ने कहा कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है, आजकल बिजली बहुत सस्ती है। हमारे यहाँ 3 दिन बिजली की कमी रही थी, उसके बाद सब ठीक रहा। अडानी के साथ हुए संशोधित समझौते पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर रणजीत चौटाला ने कहा कि 2 रुपये 94 पैसे से सस्ती कोई और हमें बिजली दे दे, हम उसके साथ समझौता कर लेंगे। हुड्डा के समय में यह समझौता हुआ था, अब उन्हें अपने ही किए समझौते पर सवाल खड़े करने हैं तो करें। निकाय चुनावों पर रणजीत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई। रणजीत चौटाला ने जेलों को लेकर कहा कि हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, हमारी जेलों में बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन हम पूरी सतर्कता बरतते हुए इक्का दुक्का मोबाइल की शिकायतें नजर आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझा लेते हैं। जो लेटेस्ट हुआ है वो हमने उनसे 1200 मेगावाट ली है। मतलब आप ये समझिए कि 83% हमने जो लोकल डोमेस्टिक कोल से बन रही है वो 17% है जो इम्पोर्टेड कोल से है, वो बाहर से वो हमने बना कर दिया। 1424 में से हम 1200 ले रहे हैं, जो 2 रुपये 94 पैसे हम पुराने रेट पे ही, और 224 जो महंगी पड़ती है उससे मैं अपनी थर्मल की सस्ती पड़ती है 3 रुपये 40 पैसे पड़ती है, तो हम उसे क्यों लेंगे, हमने वो मना कर दिया। 1200 मेगावाट ले रहे हैं। एक पीक सीजन रहता है बिजली की खपत को लेकर, सोमवार का दिन भी कुछ ऐसा ही था, 21 करोड़ के करीब जो यूनिट की मांग रही। क्या कुछ हमारे पास इस समय बिजली की जो उपलब्धता है और कितनी हम जो है मुहैया करा पा रहे हैं? हम पे पावर की कोई कमी नहीं है, इस वक्त हमारे पास 9000 मेगावाट है। और देखिए हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, हमारे बहुत कश्मीरी के डेड न्यूज भी हैं, हमारे पास हार्ड क्रिमिनल्स भी हैं, हमारी जेलों में गुरु राम रहीम भी है, बाबा रामपाल भी है। हरियाणा में इतनी हाई सिक्योरिटी जेल हैं कि कहीं भी आज तक कोई घटना नहीं होती, और हमारे साथ जो अंदर हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब कहीं भी हमें ऐसी शिकायत नहीं आती कि कोई उदन करता हो, ये करता हो, पर हम हर तरीके से तैयार है। तो उन्हें भी एक मैसेज है कि यहाँ ठीक बनते रहो, कुछ नहीं करने देंगे। तो मैं तो हमारे डीजीपी जेल और सुप्रीडेंट जेल को और जो हमारे जेल वार्डर सभी टीम को बधाई देता हूँ। निकाय और निगम के चुनाव जो हुए हैं उसमें बीजेपी ने अब तक पिछले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, और बीजेपी ने इस पे एक एस्टेब्लिश कर दिया कि एक पार्टी है जो पूरी तरीके से हरियाणा में स्थापित होगी। इससे पहले ये पोजीशन नहीं थी, पहली बार इतना बड़ा आया है। और मैं ये समझता हूँ कि 70% निकाय और उसमें हम जीते हैं, हारे भी हैं, कई जगह एक्सेप्शन होते हैं, पर अब इसके बाद पंचायत के इलेक्शन होंगे, उसमें भी देखना है। और जो इंडिपेंडेंट्स भी आए हैं उनमें आप ये समझिए कि उसमें भी हम 60-70% हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो जीत के आए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इस दौरान उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 24/7 कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। आपको बता दें कि देश के हर जिले में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य की बिजली क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। हरियाणा में भी ये समारोह बड़े व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। बिजली महोत्सव की तैयारियों के लिए बिजली विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए। मुख्य सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा ने बिजली क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हैं। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि उदयपुर में हुई घटना राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलता है। जब अपराधियों ने वीडियो जारी करके यह घोषणा की थी, फिर इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसमें सरकार नाकाम रही है। अनिल विज ने कहा कि इस प्रकार की मानसिकता पर तभी रोक लग सकती है जब इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं एनएचएम की हड़ताल पर अनिल विज ने कहा है कि मैंने आज विभाग की बैठक बुलाई, उसमें जरूरी निर्णय भी लिए जाएंगे। निकाय चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने निकाय चुनावों में बीजेपी की नीतियों पर मुहर लगाकर यह पैगाम दिया है कि सरकार ठीक काम कर रही है।
ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जब अपराधियों ने पहले घोषणा कर दी, 17 तारीख को वीडियो जारी कर दी, फिर सरकार का दायित्व हो जाता था कि इस घटनाक्रम को होने से रोकती, और सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है इस घटना को रोकने में। तो कांग्रेस को रोका किसने था? हमने तो नहीं रोका। और कांग्रेस जो छिपा के चुनाव लड़ी, क्या वो लोगों को नजर नहीं आया? सबको नजर आया, सब लगे हुए थे, लेकिन छुपके कर रहे थे। इनमें दम नहीं था कि अपना चुनाव चिन्ह लेकर लोगों के सामने खुले में जा सकते। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का ये खेल खेला। कोई रोक रहा था इनको? लड़ते ही है, किसने रोका इनको? तो कोरोना के मामले देखिए, लोगों को एहतियात तो इसकी बरतनी ही चाहिए, और इसके लिए जो खुद पे अनुशासन लागू करना चाहिए, क्योंकि ये अभी गया नहीं है, अभी है ये बीच में। और इसके लिए जहां तक विभाग की बात है, तो विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग के पास पूरा हमारी सक्षम है कि इस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। उदयपुर में हुई घटना का ट्विटर पर भी तमाम नेताओं और लोगों ने निंदा की है। आप भी देखिए। उदयपुर में जो उन्मादी हत्या हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। देश के भाईचारे को नफरत के भेंट चढ़ने से बचाना होगा। ऐसे आपराधिक तत्वों को समय रहते सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे देश के अमन चैन के दुश्मन इसका लाभ ना उठा पाए। 17 जून को सर काटने की धमकी देने के बाद आज राजस्थान के उदयपुर में सरे बाजार युवक का गला काटकर वीडियो बनाकर वायरल करना राजस्थान की कांग्रेस सरकार की पूर्ण असफलता है। घटना बहुत बड़ी है, जघन्य है। मैं कल भी कहा कि जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है, और हमने इसलिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। कल रात से ही जयपुर पहुंचते ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम मीटिंग कर रहे हैं, यह बात कही अशोक गहलोत ने। मायावती कह रही है राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की नृशंस तरीके से हत्या की गई, जो कि अति दुखद, और जिसकी जितनी भी तीव्र निंदा व भर्त्सना की जाए वो कम है। सभी से संयम बरतने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील है, ये कहा मायावती ने। राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया। राहुल गांधी ने क्या कहा, किस तरीके से इस पूरे मामले की निंदा की, वो भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ कई हिंदू संगठनों ने शहर में रोष मार्च निकालकर प्रोटेस्ट किया, साथ ही उग्रवाद का पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में भगवा झंडा लिए इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की और सरकार से इस्लामिक जिहाद को रोकने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि वात्सल्या वाटिका की संचालक हरिओम प्रवाजक ने कहा है कि हिंदुस्तान से मदरसों को बैन करना चाहिए, क्योंकि मदरसे ही अशांति फैलाने की शुरुआत करते हैं। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि देश में अशांति फैलाई जाए। साथ ही अनूपनाथ गिरी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति प्रेम और भाईचारे की संस्कृति रही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जागने की आवश्यकता है। कुछ हमारी राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी हैं जो मुसलमानों के साथ हैं। हमारा उनसे अनुरोध है कि कम से कम एक बार तो आप हिंदू बन जाओ। आपके पास संपत्ति है, आपके बेटा बेटी हैं, ये कल इनका क्या होगा, ये सोचो। और इसके लिए हमको एक काम करना होगा कि जितने मदरसे हैं उन मदरसों को जो स्कूल के रूप में चला रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। क्या कारण रहा आज आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा? जय श्री राम। प्रेम नारायण अवस्थी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि योजनाबद्ध तरीके से कल हमारे भाई उदयपुर के कन्हैया लाल जी की
हत्या धोखे से कर दी गई और वास्तव में उसको कई बार मैसेज के द्वारा भी धमकाया गया। टोपी है। राम राम चिल्लाएंगे। और अब खबर है यमुनानगर से, जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आदित्य वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया की निर्मम तरीके से हत्या के विरोध में फव्वारा चौक पर पुतला दहन कर रोष प्रकट किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख धर्म रक्षक गगन प्रकाश प्रभाकर ने कहा कि हिंदुओं या भारत के लिए ही खतरा नहीं बल्कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुका है। जिहादी पूरी दुनिया में लगातार मानवता की निर्मम हत्या उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे कल उदयपुर में निर्दोष कन्हैया की हत्या कर दी गई। और अब खबर है सोनीपत से, जहां उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू संगठन और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर इस्लामिक आतंकवादी का पुतला दहन किया और हत्या के आरोपियों को फांसी की मांग की है। साथ ही प्रदेश सरकार के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही आतंकवाद को बढ़ावा देती रही है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। कांग्रेस ने हमेशा से ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर मांग उठाई। जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कन्हैया लाल की जो निर्मम हत्या राजस्थान में उदयपुर में विधर्मियों ने की है, उसके विरोध में उनको फांसी दिलवाने के लिए और हिंदू समाज को ताकत दिखाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज पूर्ण हिंदू समाज के साथ ये अंबेडकर पार्क से ये शांति मार्च लेकर हम चल रहे हैं और ये सुभाष चौक पर जाकर हम आतंकवाद का पुतला दहन करेंगे। हमारे एक व्यापारी कन्हैया लाल की कुछ विधर्मियों ने, देशद्रोहियों ने निर्मम हत्या की और उसका वीडियो वायरल करके जो है आतंक फैलाने का जो काम किया है, उसके विरोध में रोष स्वरूप जो है आज ये मार्च निकाला जा रहा है। और इस मार्च के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जो है तुरंत बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से जो है देश में आतंकवाद को बढ़ावा देती रही है, देश के अंदर जो है जात पात का धर्म फैलाने का कोशिश करती रही है। हमारे एक व्यापारी कन्हैया लाल की तो विश्व हिंदू संगठन की तरफ से ये पुतला दहन किया गया है। हत्या के विरोध में पैदल मार्च यहाँ पर निकाला गया और कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। आपको बता दें कि कन्हैया की जिस तरीके से हत्या हुई है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसके लेकर अब तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनके अंदर भी रोष देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वो आ गए और कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पानीपत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चोर आए दिन चोरी के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पानीपत के पौष इलाके सेक्टर 12 का है, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी को बेखौफ चोर चुटकियों में चुराकर फरार हो गए। शातिर चोरों ने पहले घर के आसपास अपनी गाड़ी से रेकी की, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दी है और जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर गाड़ी तलाशने की मांग भी की। वहीं पीड़ितों ने क्षेत्र में रात के वक्त पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की है। तो दिक्कत क्या है कि गेट नहीं है, ये चारों तरफ से कोई भी एंट्री कर सकता है। दूसरा क्या है कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, तो इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। जैसे रात को पुलिस गश्त लगाती है? नहीं, रात को कोई गश्त नहीं लगाती है पुलिस यहाँ पे। क्या देखा था आपने कैमरे में? क्या कैमरे में हमने ये देखा कि 3 बंदे, एक गाड़ी आई है जिसके अंदर 2 बंदे थे, उन्होंने 5 राउंड लगाए हैं। तो 5वें राउंड में हमारे यहाँ घर के आगे रुकी है गाड़ी
और 3:40 पे गाड़ी लगी कि 3:23 पे सेक्टर 12 से चोरी हुई है, जिस पर हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज हम कलेक्ट कुछ की हैं और भी करने लग रहे हैं और कोशिश है जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा। खबर है फरीदाबाद से, जहां एक पीड़ित शख्स ने डबुआ थाना के एसएचओ और अन्य कई पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। शख्स ऊपर हुए जानलेवा हमले में उचित कार्रवाई न करने के आरोप में एसआईटी गठित कर उचित जांच करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों से मांग की है। पीड़ित ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। पीड़ित के मुताबिक 1.5 साल पहले उसके ऊपर घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें न केवल उसे बल्कि बुजुर्ग मां को भी काफी चोटें आई थी। पीड़ित ने बताया कि उस हमले में उसके हाथ पैर में न केवल फ्रैक्चर आया था, बल्कि उस झगड़े में उसका एक कान भी भंग हुआ था। लेकिन सोहनपाल खटाना और अन्य पुलिसकर्मियों ने दोषियों के साथ मिलकर उसकी शिकायत पर उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं की थी। पारिवारिक मैटर था। एक मेरी माताजी शीला देवी के साथ में एक फरवरी में एक झगड़ा हुआ था, 18 फरवरी को, जिसकी मेरी माताजी शीला देवी ने शिकायत दी थी डबुआ थाने में। उस टाइम एसएचओ ये सोहनपाल खटाना और उदयपाल और दिनेश एसआई और बलवान उसको देख रहे थे, जिसमें मेरी माताजी शिकायत देने जाती है, मैं साथ में जाता हूं, तो एसएचओ साहब मेरी माताजी से अभद्र भाषा का प्रयोग, बुढ़िया साइड में हो जाए, ये हो ऐसे। कई बार जो है ना, ये हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी केस को इतना पेचीदा बना देते हैं कि केस होता कुछ है और बना कुछ देते हैं। और इस तरह की जो बड़ी लापरवाही हुई है, जो हमारे एसएचओ साहब थे उन्होंने बड़ी लापरवाही की है खटाना साहब ने, और सीपी साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रेवाड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जल संरक्षण की दिशा में सरकार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लागू करते हुए बेहतर पैदावार करने में किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया है कि किसान के हितों में सूक्ष्म सिंचाई रथ को लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शनी परियोजना को और इसके साथ ही प्रदर्शनी परियोजना को किसानों को समर्पित किया। देखिए, सूक्ष्म सिंचाई का जो ये स्कीम है, इसको आज लॉन्च किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंचकुला में 75 वर्ष हमारी आज़ादी के पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में 7500 किसानों को ये सूक्ष्म सिंचाई आज ये उपलब्ध कराई जाएगी। ये लगभग 100% इसमें सब्सिडी है। सारे किसानों को मुफ्त ये संयंत्र दिए जा रहे हैं। मकसद ये है कि पानी का एफिशिएंट प्रयोग हो और जो हमारे यहाँ सिस्टम है फ्लड इरिगेशन का, कि खेत में पूरा पानी बहा दिया, ये सिस्टम दुनिया के बहुत कम देशों में है और इससे पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। वो वेस्टेज ना हो और पानी की एक एक बूंद सही तरीके से इस्तेमाल हो, उसके लिए सूक्ष्म जो सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं, टपका सिंचाई है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसको पूरे हरियाणा में प्रमोट करने के लिए सरकार विशेष कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में आज ये शुरू किया गया है। तो टपका प्रणाली जो है उसके लिए कितने किसानों का अभी तक लाभान्वित किया गया है सरकार? देखिए, पूरा डाटा तो विभाग के पास है, लेकिन आज पूरी स्टेट में 7500 किसानों को आज के दिन ये लाभ दिया जा रहा है। तो कैसे जागरूक करेंगे बाकी किसानों को? अभी जैसे जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और हर गांव में जाके जो विभाग है वो जागरूक करेगा। तो 1 तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अपनी तरफ से, अब उनको जागरूक किया जाए, लोगों को और दुकानदारों को? लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।